ये बताइए कि पिछले बार, मैं पहले सबसे ऑब्वियस क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ। पिछले बार 2020 में आपने 135 सीटों पे लड़ा था, 137 सीटों पे लड़ा था, 0 आपका रिजल्ट रहा था। एक सीट हम लोग जीते थे मटियानी वाली, बट वो भी फिर बाद में दल को छोड़ के चले गए। इस बार आप किस बिना पे इतनी ज़्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं? क्योंकि आपके चलते जो है एनडीए के बाकी लोगों की नींद उड़ी हुई है। कितनी सीटों की मांग कर रहा हूँ मैं? जो हमारी जानकारी है उसमें लगभग 40 से 50 सीटों की बात हो रही है। आपकी तरफ से मांग है? रियली? भाई मुझे नहीं पता कि मैं 40 से ज़्यादा की मांग कर रहा हूँ, 40 से कम की मांग कर रहा हूँ, 50 से ज़्यादा की कर रहा हूँ, 50 से कम की कर रहा हूँ। मुझे 40 से ज़्यादा मिलनी चाहिए, 40 से कम मिलनी चाहिए, 50 से ज़्यादा, 50 से कम, ये सारी बातें। और मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को मैं निभाता हूँ, और इसीलिए मैंने आज तक कभी, ये मेरा छठा सक्रिय चुनाव है जिसमें मेरी एक्टिव पार्टिसिपेशन है, बिसाइड्स बाकी राज्यों में जो चुनाव होते हैं, 14 का लोकसभा, 15 का विधानसभा, 19 का लोकसभा, 20 का विधानसभा, 24 का लोकसभा, 25 का विधानसभा, छठा चुनाव है। और मैंने हमेशा इस मर्यादा को मैंने निभाया है कि कभी भी मैंने सीटों की चर्चा, बातचीत, जानकारी, जब तक गठबंधन के भीतर कुछ फाइनल नहीं हो गया, मैंने नहीं किया। बट मुझे लेकर इतनी चर्चाएं मेरे अलावा मेरे आसपास होती हैं। 2024 लोकसभा के चुनाव में ये कहा जा रहा था कि भैया चिराग को सिर्फ 2 ही सीटें मिलेंगी। मैं भी ये मान रहा था, क्यों? क्योंकि मैं अकेला सांसद था उस वक्त पार्टी का। अकेले सांसद को कोई 5 सीटें दे दे गठबंधन में उठाकर, ये आमतौर पे गठबंधन की राजनीति में ऐसा होता नहीं है। 5 वाले को 3, 3 वाले को 2 और 1 वाले को तो पार्टी में ही सम्मिलित करवा दिया जाता है। तो उस वक्त भी जब मुझे 5 मिली, मेरे लिए ये बड़ी बात थी, और मैंने 5 की 5 जीत के दी। मैंने गठबंधन को भी निराश नहीं किया। तो ऐसे में अभी फिलहाल कोई अधिकृत बातचीत विद इन द अलायंस शुरू ही नहीं हुई है। और ये जितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस निकाले जाते हैं कि 20 मिलेंगी तो 22 मिलेंगी तो 40, बट आप देखिए, एक स्टैब्लिश पार्टी है, केंद्रीय मंत्री हैं, 5 सांसद है आपके, तो आपकी तो एक अपनी पहचान है, अपना एक वजूद है बिहार में, आपका वोट बैंक भी है, आपकी एक लेगेसी भी है। तो कितनी सीटें मिलनी चाहिए ये बताइए, जितने से आप खुश रहेंगे, जिसमें आपको लगेगा कि आपके साथ न्याय हुआ? भाई मेरे दिमाग में संख्या भी है, मेरे दिमाग में सीटें भी हैं, वही संख्या जानना चाहता हूं। बट फिर वही मर्यादा तोड़ूंगा ना मैं। मुझे पहले गठबंधन में बातचीत करना ज्यादा जरूरी है ना। मैं कैसे कोई भी संख्या सार्वजनिक तौर से मैं शेयर करूं? संख्या आप मत बताइए, ये बताइए कि कितने से ऊपर मिल जाए तो आप खुश रहेंगे, उसमें दुखी नहीं होंगे। 40 से ऊपर मिल जाए तो हम खुश रहेंगे, हम दुखी नहीं होंगे। गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए 1 सीट भी काफी रहती है। नहीं, वो तो है, बट मैं आपसे, Of course I have all this clarity in my mind. आपको बहुत लोग Within the party also हम लोग इस बात को लेके बहुत स्पष्ट हैं कि इतनी सीटें मिलनी चाहिए। देखिए, जब आप गठबंधन में होते हैं भाई, आपको गठबंधन के हित को आपको सबसे ऊपर रखना जरूरी है। ऐसे में जरूरी है कि जिस लक्ष्य के साथ हमारा गठबंधन आगे बढ़ रहा है, 225 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य, उस लक्ष्य को हम लोग पूरा कर सकें। ऐसे में हर वो दल जिसकी जितनी क्षमता हो उसके आधार पर वही उसे सीटें मिले। आपकी क्षमता को आप जानते हैं, आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, उनको भी आपको सेटिस्फाई करना है, उनको भी। एंड मेरे लिए मोर देन द नंबर ऑफ द सीट्स, द क्वालिटी ऑफ द सीट्स विल मैटर मोर। मैं चाहूंगा कि मैं जितनी सीटें लोकसभा की तर्ज पे ही 100% मेरा स्ट्राइक रेट रहा, मैं विधानसभा में भी 100% स्ट्राइक रेट में रखना चाहूंगा। तो मैं चाहूंगा कि गठबंधन में जितनी सीटें मिले, हर दल को उस हिसाब से मिलनी चाहिए कि वो जीत ले। जहां जो आपका कोर एरिया हो, जो स्ट्रेंथ, एब्सोल्युटली। तो वो कौन सा एरिया है, कौन सा इलाका है आपका? हाजीपुर तो ऑब्वियस होगा, आपका खगड़िया होगा, बिहार पूरे प्रदेश में जिसको आप मानते हैं कि आपका, हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से, मुझे लगता है एक बड़ी पकड़ हम लोगों ने बिहार पूरे प्रदेश में हर जिले में हम लोगों ने स्थापित की है। और मैं मानता हूँ कि इसमें कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हम लोग की पार्टी की बहुत बड़ी, बहुत मजबूत पकड़ है। बट हैविंग सेड इट, मैं संख्या कतई सार्वजनिक मंच पर मैं चर्चा नहीं करूंगा जब तक गठबंधन के भीतर इस पर सहमति ना हो जाए। मैं तो आपसे संख्या पूछ भी नहीं रहा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि कितने के बाद आप खुश हो जाएंगे, ये पूछ रहा हूँ। इतना मिल जाए तो मैं दुखी नहीं होगा, वो पूछ रहा हूँ मैं। मेरे प्रधानमंत्री इस गठबंधन का नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मेरे साथ हैं, मैं इसी में ही बहुत खुश हूँ। बट एक सीट की चर्चा बहुत हो रही है, अलौली हो रही है कि चाचा भतीजा की खगड़िया में लड़ाई होगी। नहीं, मुझे नहीं पता चाचा भतीजा की कोई लड़ाई, क्योंकि वो कहाँ से चुनाव लड़ रहे नहीं लड़ रहे मुझे नहीं पता। बट अलौली हम लोग की सीट रही है भाई, मेरा तो घर ही वही है, मेरा गांव ही वही है, शहरबन्नी से मैं आता हूँ। तो ऐसे में अलौली की भी सीट हम लोग के लिए महत्वपूर्ण सीटों में से है। तो वहाँ से अगर आपके चाचा लड़े तो वो उस वक्त देखा जाएगा क्या रहेगा। मैं इस चुनाव को पारिवारिक लड़ाई का मुद्दा मैं नहीं बनाना चाहूँगा। वो मुझसे बहुत बड़े हैं, बहुत सम्मानित हैं, बहुत समय मैंने अपना व्यतीत कर दिया उनके साथ बात विवाद को लेकर।
अब कम से कम इस चुनाव में मैं ये पारिवारिक मुद्दों को बीच में नहीं लाना चाहूँगा। बट ऐसी ऐसी कोई भी संभावना चिराग कि मतलब एक बार फिर से चाचा भतीजा एक साथ आ जाए? हालांकि जो भी अनबन रही है वो तो सार्वजनिक है, वो तो कोई छिपी हुई बात है नहीं, लेकिन ऐसी कोई संभावना आप कभी भी देखते हैं? मेरे बस में होता तो ये सारी चीज़ें होती ही नहीं, बट बड़े वो हैं परिवार के, अलग होने का फैसला उनका था, साथ आने का भी उन्हीं का ही होगा अगर कभी हुआ तो। चलिए, अच्छा, आपके जो समर्थक हैं चिराग, वो आपको मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट करते हैं, जबकि आपका ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो ये क्या आपकी सहमति से हो रहा है? आप मुझे बताइए कौन से दल का कार्यकर्ता ऐसा होगा जो अपने नेता को सर्वोच्च पद पे नहीं देखना चाहता होगा? मैं खुद, जब तक मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जीवित थे, मैं खुद चाहता था कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बने, देश के प्रधानमंत्री बने। हर कार्यकर्ता की चाहत, और ये होनी चाहिए, ये स्वाभाविक है। अगर नहीं है तो उस नेता को सोचना चाहिए कि भैया मेरे दल के लोग मेरे बारे में ये महत्वाकांक्षाएं क्यों नहीं रखते हैं। और ये छोटा बड़ा, मैं हर दल की बात कर रहा हूँ, मैं हर संगठन की मैं बात कर रहा हूँ, हर एक जगह अपने सर्वोच्च पद पे अपने नेता को देखे, ये ख्वाहिश होती है और इस भावना का मैं सम्मान करता हूँ। बट जब आप गठबंधन में होते हैं तो आपको गठबंधन की सोच को प्राथमिकता देने की ज़रूरत है। आज की तारीख में मैं नहीं मानता कि इन सवालों के कोई मायने हैं, जब गठबंधन ने ये तय कर लिया है कि हम लोग मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूं जो मेरे बारे में ये सोच रखते हैं, बट ये वैकेंसी ही खाली नहीं है तो इस पर कोई चर्चा के मायने ही नहीं है। आप नीतीश कुमार को मान रहे हैं कि अगले मुख्यमंत्री होंगे और आप उस रेस में भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप लगातार उनकी सरकार को घेरते रहे हैं, खासकर लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पे, जो आपकी खुद की सरकार है, एक तरह से आप एनडीए के हिस्सा हैं। तो ये गठबंधन धर्म है, ये इसको आप मानते हैं? बिल्कुल, ये गठबंधन धर्म है। आप मुझे बताइए, एक सहयोगी होने के नाते अगर मैं ही अपने सहयोगियों को सचेत नहीं करूँगा, क्योंकि मैं लोगों के बीच रहता हूँ, निरंतरता में मेरे कार्यक्रम, मेरी यात्राएं, मेरी सभाएं होती हैं, जहाँ एक तरफ मैं जनता के प्यार को समझता हूँ, वहीं कहीं अगर किसी विषय को लेकर उनमें असंतोष है या आक्रोश है, इन भावना को भी अपने गठबंधन तक पहुँचाने की जिम्मेदारी मैं समझता हूँ मेरी है। ऐसे में जब जब लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जनता को मैंने आक्रोशित देखा, मैंने उस भावना को भी मैंने रखा। ये बात सही है कि मैं बिहार में, मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूँ, मैं सरकार का समर्थन कर रहा हूँ, मैं हिस्सा हो भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरा कोई विधायक ही नहीं है यहाँ पे। अनलाइक सेंटर जहाँ पे केंद्र में मैं सरकार का हिस्सा हूँ, मैं बिहार में मैं सरकार का हिस्सा मैं नहीं हूँ। बट हाँ, मैं मजबूती से इस सरकार का मैं समर्थन कर रहा हूँ। बट अगर कहीं कुछ गलत होता है तो सरकार के संज्ञान में ये देना भी मैं मानता हूं कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। अच्छा, आप देखिए एक बड़े दलित फेस हैं एनडीए के, और आपके साथ साथ जीतन राम मांझी है, उनको भी दलित फेस माना जाता है। आप लोग आपस में टकराते क्यों रहते हैं? उससे आप एनडीए का नुकसान नहीं कर रहे हैं? मैं उनसे टकरा सकता हूं? आपको लगता है कि मेरी वो क्षमता, वो हैसियत है? वो मुझसे कितने बड़े हैं, उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में। मैं क्या हूँ उनके सामने? और मैंने उनको हमेशा अपना पिता तुल्य मैंने माना है। कभी कभी संभवतः उनको मुझसे कोई शिकायतें हो सकती हैं जो उन्होंने कई बार उन्होंने सार्वजनिक की, बट मैंने हमेशा उस मर्यादा को बनाए रखा उनके प्रति। और ये कहने दिखाने के लिए नहीं, मैं दिल से मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। लोकसभा में मैं उनके साथ, मेरी सीट है, उनके साथ बैठ के मैं कितना कुछ सीखता हूँ, समझता हूँ, और उनके अनुभव की तुलना आप किसी और से कर ही नहीं सकते। ऐसे में मेरी तरफ से उनको लेकर रत्ती भर बट आपके कुछ वो वक्तव्य देते रहते हैं, जीतन राम मांझी वक्तव्य देते रहते हैं, तो क्या कारण है आखिर? कोई बात नहीं, मेरी क्या सराहना। बड़ा दलित नेता कौन है, उसकी होड़ है ये? मुझे नहीं पता, बट हम लोग समकक्ष है ही नहीं ना, तो वो रेस ही नहीं है। मैं तो शायद जहाँ से शुरुआत करूँगा तो वो अभी उसमें, उस समय में और आज के समय में अभी बहुत गंगा से पानी बहना बाकी है। तो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों की किसी भी तरीके से तुलना की जा सकती है। आप बिहार फर्स्ट की बात करते हैं, अब जो 3 सबसे इम्पोर्टेंट विजन है इस पूरे मुहिम का, वो बताइए हमें। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, एक विकसित बिहार के निर्माण की। आई लव दिस क्वेश्चन। मैं इतना चार्जअप हो जाता हूँ जब ये क्वेश्चन आता है। हाँ, क्योंकि भाई मैंने बहुत लंबे समय मैंने काम किया है, मैंने सालों बिताए हैं विकसित बिहार के निर्माण के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए उसको तैयार करने के लिए। जहाँ यहाँ पे मैं और मुझे पता है कि ये चौमुखी विकास की मैं इसमें बात करता हूँ। आप ये बोलें कि सिंगल डायरेक्शनल आप इधर चले जाइए, नहीं होने वाला। सबसे पहले बिहार में ग्रास रूट लेवल तक हम लोगों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस देने होंगे। जिस जातीय व्यवस्था को मैं तोड़ने की बात करता हूँ, संभवतः हो सकता है शायद मेरी पीढ़ी में वो नहीं हो पाए, पर अगली
अगली पीढ़ी में कम से कम वो जहर ना घुले, उसके लिए आपको शिक्षित होना होगा। आज कोई भी बिहारी, और मैं प्रवासी बिहारियों से बिहार देश के अलग अलग राज्यों में मैं संपर्क साधता हूँ, मैं बिहारी डायस्पोरा से इंटरनेशनल ट्रैवल्स के दौरान मैं उनसे मैं संपर्क साधता हूँ और मैं उनसे पूछता हूँ कि भैया आप अपर कास्ट से हो या आप दलित से हो, तो आपको क्या लाभ मिला, आपको क्या नुकसान हुआ। बोलते भैया यहाँ पे हम सब बिहारी हैं, कोई हमें ये नहीं देखता कि हम अपर कास्ट से आ रहे हैं या हम बैकवर्ड क्लासेस से आ रहे हैं या हम दलित समुदाय से आ रहे हैं। तो क्यों ये बिहार में होता है? तो इसके लिए आपको एडुकेटेड होना पड़ेगा, आपको अपने उस विजन को ब्रॉडन करना होगा। तो जहाँ एक तरफ मैं बेहतर शिक्षा प्रणाली की मैं बात करता हूँ, वहीं दूसरी तरफ जब तक बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, पलायन नहीं होगा, शिक्षा, इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की बहुत बड़ी संभावना मेरे विभाग की सबसे ज़्यादा है, प्रसंस्करण की, क्योंकि कृषि प्रधान प्रदेश है मेरा। तो मैं मानता हूं, और इसीलिए मैंने जितने भी रिवर्स बायस सेलर मीट इस दौरान किए या जितने भी निवेशक समिट्स मैंने इस दौरान मैंने किए, ज़्यादा से ज़्यादा निवेशकों को मैं लेकर आया ताकि बिहार में वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, ताकि बिहारी युवाओं को बिहार से बाहर ना जाना पड़े। और तीसरा, हेल्थ फैसिलिटीज़। मैं मानता हूं कि जब तक ये सेक्टर इंप्रूव नहीं होगा, स्वास्थ्य लाभ के लिए बुज़ुर्गों को, महिलाओं को बिहार से बाहर जाना पड़ता है। और यही संतोष मुझे देता है मेरी इस डबल इंजन की सरकार का। इसी के साथ यहाँ हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बीती रात देहरादून में बादल फटने के बाद क्या स्थिति ग्राउंड पर है, कितने लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया है। पूरी खबर ब्रेक के बाद।